नमस्कार, मैं भगवती प्रसाद सोने, प्रवक्ता इतिहास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए पार्ट 3 की पुस्तक या उसका लेसन। इससे पहले इसकी जो पूर्व क्लास थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था बाबर। अब हम बाबर से आगे वाला चैप्टर जो आपके सिलेबस में है उसका नाम है हुमायूं, उसका अध्ययन करेंगे। और यह हुमायूं को जो पढ़ रहे हैं उसकी पहली क्लास है, यानी क्लास फर्स्ट। क्लियर? बीएड पार्ट 3, उसमें टॉपिक है अपना हुमायूं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और यह इसकी पहली क्लास है। इससे पहले हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा था। हुमायूं ने पानीपत के युद्ध में अभूतपूर्व योगदान दिया था। हुमायूं बाबर का पुत्र था, पिता थे इनके बाबर। क्लियर? और यह बाबर के साथ भारत में कई युद्धों में इसने भाग लिया था और ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण बाबर के यह अगला शासक बना। क्लियर? उसके बारे में जीवन परिचय, प्रारंभिक जीवन परिचय। नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का जन्म काबुल के किले में 6 मार्च 1508 को हुआ। उसकी माता का नाम महिमा बेगम था। माता महिमा बेगम। महिमा बेगम। जन्म 6 मार्च 1508। 6 मार्च 1508 को हुआ था काबुल में। हुमायूं की प्रारंभिक शिक्षा और उसकी प्रगति के बारे में हमें अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन उसके 2 शिक्षक मौलाना मुसहुद्दीन रूहुल्लाह और मौलाना इलियास का उल्लेख मिलता है। वह हुमायूं तुर्की, अरबी, फारसी भाषा का जानकार था तथा काव्य, गणित, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष और नक्षत्र शास्त्र में उसकी रुचि थी, यानी ये विभिन्न प्रकार के विषयों का ज्ञाता था। इससे प्रतीत होता है कि उसकी शिक्षा अच्छी हुई थी। बाबर के संघर्षमय जीवन ने उसे सैनिक शिक्षाओं में भी पारंगत कर दिया। पानीपत के युद्ध से पूर्व बाबर ने उसे अफगानों के एक दल का सामना करने भेजा जब उसने हिसार फिरोजा पर अधिकार किया था। अतः 1526 में बाबर ने यह जिला हुमायूं को दे दिया, हिसार और फिरोजा। हुमायूं ने पानीपत और खानवा के युद्धों में भाग लिया था। खानवा के युद्ध के बाद उसे बदख्शां का गवर्नर नियुक्त किया था, लेकिन 1528 में वह आगरा लौट आया। तत्पश्चात उसे संभल की व्यवस्था के लिए भेजा गया। जब वह बीमार पड़ा, अतः उसे पुनः आगरा लाया गया और अपनी मृत्यु से पूर्व बाबर ने उसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। यानी बाबर के एक पुत्र नहीं था, बाबर के 4 पुत्र थे, किंतु बाबर ने अपने जीवन काल में ही इसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। क्लियर? ये उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में हमने पढ़ा है। हुमायूं की गद्दीनशी, यानी हुमायूं का राज्याभिषेक। राज्याभिषेक। जैसा कि पहले भी बताया गया है, हुमायूं बहुत बीमार हो गया था, तो बाबर ने उसकी परिक्रमा की और खुदा से प्रार्थना की कि इसकी जान के बदले मेरी जान ले ले और इसकी जान को बख्श दे। जैसे जैसे हुमायूं ठीक होता गया, बाबर का स्वास्थ्य गिरता गया और बाबर रुखसत हुआ और यह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। ऐसा पुस्तकों में भी वर्णित है। बाबर की मृत्यु के 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 को वह
गद्दी पर बैठा 30 दिसंबर 1530। को हुमायूं गद्दी पर बैठा। 4 दिन बाद गद्दीश्री होने का कारण यह बताया जाता है कि प्रधानमंत्री निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा ने बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाने का षड्यंत्र रचा था, क्योंकि हुमायूं में योग्यता, अध्यवसाय व दूरदर्शिता का अभाव था। किंतु वास्तव में हुमायूं के 4 दिन बाद गद्दी पर बैठने का कारण यह था कि बाबर की मृत्यु के समय हुमायूं संभल में था और वह शीघ्र आगरा नहीं पहुंच सकता था। खलीफा ने मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाने की आवश्यक योजना बनाई थी, लेकिन खलीफा ने बाबर की मृत्यु के पूर्व ही अपनी योजना त्याग दी, जिसकी पुष्टि निजामुद्दीन ने तबाकत अकबरी में भी की है। अतः खलीफा का षड्यंत्र केवल योजना थी, जो कार्यान्वित होने से पूर्व ही समाप्त हो गई थी। चूंकि हुमायूं संभल से शीघ्र आगरा नहीं पहुंच सकता था, अतः संभल से चलकर आगरा पहुंचने में 4 दिन का समय लगा और 4 दिन बाद वह गद्दी पर बैठा। क्लियर? ये हुमायूं के बारे में जो जनरली मैंने आपको प्रारंभिक उसके जीवन और उसकी गद्दी नशीनी के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट, अब हम हुमायूं की जो कठिनाइयां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी शासक बनने के बाद हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयां क्या थी उसके बारे में देखेंगे। क्लियर? प्रारंभिक कठिनाइयां। हुमायूं गद्दी पर तो बैठ गया था, किंतु उसके सामने कठिनाइयां व्याप्त थी। जो क्या थी, हम एक एक करके उनका अध्ययन करेंगे। हुमायूं 30 दिसंबर 1526 को सिंहासन पर आसीन हुआ, जो उसके लिए कांटों का ताज साबित हुआ। इस विषय में ख्वांदा मीर का कथन उल्लेखनीय है, जिन्होंने कहा है, जैसे ही बाबर ने इस संसार की गद्दी छोड़ी, यानी जैसे ही बाबर ने इस संसार की गद्दी छोड़ी, यानी उसकी मृत्यु हो गई और स्वर्ग में अनंत विश्राम प्राप्त किया, स्वर्ग में अनंत विश्राम बाबर ने प्राप्त किया, हुमायूं की विपत्तियां का आरंभ हो गया। यानी जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई और हुमायूं के लिए परेशानियां शुरू हो गई। हुमायूं को राजगद्दी पर बैठने के पश्चात अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो निम्न है। पहली समस्या, विशाल साम्राज्य। विशाल साम्राज्य। क्लियर? पहला है विशाल साम्राज्य। बाबर ने हुमायूं के लिए उत्तराधिकार में एक विशाल साम्राज्य छोड़ा था, जिसमें विशाल भारतीय भूभाग के अतिरिक्त मध्य एशिया के भी बलख, बदख्शा, कुंदूज के प्रांत सम्मिलित थे। यानी बहुत बड़ा साम्राज्य उसने छोड़ा था, जिसमें आधुनिक जो पाकिस्तान है वो भी इंक्लूड है, अफगानिस्तान है, उसके कुछ क्षेत्र हैं, उसके आगे तक के जो क्षेत्र है वो सारे के सारे यहाँ पर आए थे, छोड़ा था। इतने विशाल साम्राज्य को युद्ध के द्वारा ही संचालित किया जा सकता था, अतः इस विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने का कठिन कार्य था। इस विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने का कठिन कार्य था। ये बाबर के बारे में जनरली उसने विशाल साम्राज्य छोड़ा था और जिसे बनाए रखना हुमायूं के लिए एक चुनौती थी। अगला है सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव। दूसरा क्या है? सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव। इसमें पढ़ने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था यानी हुमायूं से पहले बाबर ने भारत में 4 वर्षों तक शासन किया था, लगभग 4-4.5 वर्षों तक। बाबर निरंतर युद्धों में व्यस्त रहा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, पानीपत, खानवा, चंदेरी, गागरा। तो बाबर के जो 4 वर्ष थे वो भारत में सिर्फ युद्धों में ही
व्याप्त होने के कारण बाबर भारत में मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित नहीं कर पाया था। यानी उसके पास वह अधिकारी नहीं थे, वह कर्मचारी नहीं थे, और जो जिनकी उसने नियुक्ति करने की बात कही या सोची, क्यों नहीं सोची? क्योंकि वो युद्धों में निरंतर व्यस्त था। अतः बाबर ने तो भारत के साम्राज्य को सैनिकों के बल पर जीत लिया, पर एक सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना नहीं की। जो पुराने प्रशासनिक अधिकारी थे वो के वही विद्यमान थे, और ये पुरानी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी ये हुमायूं के लिए नई चीज थी, परेशानी का कारण बनी। तो इसीलिए हुमायूं की कठिनाइयों में एक सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का भी अभाव था। देखिए, बाबर ने यद्यपि एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, किंतु उसने अपने साम्राज्य में सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना नहीं की थी। इस प्रकार हुमायूं को असंगठित राज्य उत्तराधिकारी में मिला था। हुमायूं को असंगठित राज्य उत्तराधिकारी के रूप में मिला था। अतः अपने विशाल साम्राज्य को संगठित कर वह सक्षम व कार्यकुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना हुमायूं के लिए आवश्यक था। यानी हुमायूं को उस साम्राज्य को संगठित कर एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने के लिए उसे अनिवार्य रूप से कार्य करना था, किंतु यह कार्य सरल न था। लेन पूल ने लिखा है, बाबर ने अपने पुत्र के लिए जिस साम्राज्य को छोड़ा उस पर शासन करना आसान न था। लेन पूल ने भी यही बात कही है कि बाबर ने अपने पुत्र के लिए जिस साम्राज्य को छोड़ा था उस पर शासन करना कोई, बोलते ना, सक्षम काम नहीं था, वह काम आसान नहीं था। न ही हुमायूं उतना योग्य था, न ही हुमायूं इतना योग्य था जो वह एक प्रशासनिक व्यवस्था बना सके, न ही बाबर ने प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी। अतः दोनों विपरीत धाराओं के काम थे जो हुमायूं के लिए कठिन थे। क्लियर? बाबर ने जागीरदारी प्रथा को अपनाकर साम्राज्य को अमीरों व जागीरदारों में विभाजित कर दिया था, जो भविष्य में हुमायूं के लिए सिरदर्द बना। यानी बाबर ने जागीरदारी प्रथा अपनाई थी, जागीरें दे दी थी अमीरों को, जो आगे चलकर हुमायूं के लिए परेशानी बनी, क्योंकि वह जागीरदार हुमायूं को समय पर कर नहीं दे रहे थे, जो परेशानी का सबब थी। अगला, साम्राज्य का विभाजन। साम्राज्य का विभाजन। साम्राज्य का विभाजन से यहाँ मतलब अर्थ है, बाबर के एक पुत्र नहीं था, बाबर के 4 पुत्र थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल। कौन कौन से थे? सबसे पहले तो हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। 4 पुत्र थे। तो हुमायूं मुगल काल में पहला और अंतिम शासक था जिसने अपने साम्राज्य का बंटवारा किया था, यानी शासक बनने के बाद अपने भाइयों को भी शासक बना दिया। तो ये पहला और अंतिम शासक था जिसने अपने साम्राज्य का बंटवारा किया था। अब हुमायूं ने अपने भाइयों को शासक तो बना दिया, किंतु यह वापस किस पे ही आक्रमण करने लगे, हुमायूं पे आक्रमण करने लगे। तो ये भी हुमायूं के लिए बहुत बड़ी संकट का समय था, घड़ी थी। देखिए, बाबर ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व हुमायूं से कहा था, यानी पिता की जब मृत्यु हो रही थी, बाबर की जब मृत्यु हो रही थी, तो उसने अपने पुत्र हुमायूं को बुलाया और कहा, हुमायूं, मेरे आदर्श का सारांश यह है कि अपने भाइयों के साथ कोई बुराई मत करना, चाहे वह योग्य न हो, योग्य ही हो। यानी उसने क्या कहा, हुमायूं, मेरे आदेश का सारांश यह है कि अपने भाइयों के साथ कोई बुराई मत करना, चाहे वह इसके योग्य ही हो। यानी हुमायूं, आप किसी के साथ भी कोई भी तरह की बुराई या किसी भी तरह की अनैतिकता पूर्व आचरण नहीं करोगी, चाहे वह उसके योग्य हो, या किसी ने अपराध भी किया है तो आपको उसको क्षमा करना है। तो पिता की दी हुई सीख हुमायूं ने अपने जीवन में उतारी और अपने भाइयों के साथ उसने सदाचार करने की सोची। बाबर ने हुमायूं से साम्राज्य को भाइयों में विभाजित करने के लिए भी कहा था। बाबर ने भी उनको ये कहा था कि ये साम्राज्य है, अपने भाइयों में बराबर बांट देना। अतः हुमायूं ने बाबर की इच्छा अनुसार अपने भाइयों में विभाजित साम्राज्य कर दिया। हुमायूं ने
कामरान को काबुल और कंधार दिया। कामरान को क्या दिया? काबुल और कंधार। कामरान को दिया। अस्करी को संभल, अस्करी को संभल, संभल और हिंदाल को अलवर का प्रांत दिया। हिंदाल को अलवर, मेवात का प्रदेश या प्रांत दिया। कालांतर में साम्राज्य का विभाजन उसके लिए परेशानी का कारण बना। विशेष रूप से कामरान तो दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने की इच्छा रखता था। यानी कामरान को काबुल और कांधार तो दे दिया, किंतु उसके मन में तो दिल्ली के साम्राज्य को प्राप्त करने की इच्छा थी। यद्यपि हुमायूं के भाई स्वयं इतने योग्य न थे कि हुमायूं के लिए खतरा उत्पन्न कर देते, किंतु कोई अन्य व्यक्ति उनको अपने साथ मिलाकर संकट उत्पन्न कर सकता था। यानी हुमायूं के भाई इतने भी काबिल नहीं थे कि वह हुमायूं के लिए परेशानी का कारण बने, पर अन्य कोई व्यक्ति उनको भड़काकर उनको अपने साथ लेकर हुमायूं के लिए परेशानियां खड़ी कर सकता था। लेनपुल ने उल्लेखनीय कहा है, कुछ कहा है, सदा से निर्बल किंतु कपटी अस्करी और हिंदाल इस दृष्टिकोण से खतरनाक थे कि कोई महत्वाकांक्षी उनको अपना अस्त्र बनाकर हुमायूं के विरुद्ध प्रयोग कर सकता था। यानी अस्करी और हिंदाल बहुत कपटी थे। कोई भी व्यक्ति इनको हुमायूं के विरुद्ध भड़काकर अपने साथ लेकर एक अस्त्र के रूप में हुमायूं के विरुद्ध काम में ले सकता था। क्लियर? ये हो गए हुमायूं के साम्राज्य का जो विभाजन हुमायूं ने किया बाबर के कहने पर, जो आपके सामने है। याद रखना बच्चों, ये जीके में भी पूछा जाता है। किसको क्या दिया? काबुल कांधार कामरान को, संभल अस्करी को, अलवर हिंदाल को। ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं। अगली कठिनाई क्या है? दोषपूर्ण सैन्य संगठन। यानी बाबर के समय तक तो सैनिक व्यवस्था ठीक थी, पर बाबर के मरते ही, हुमायूं का समय आते ही सेना में भी कुछ न कुछ अव्यवस्थाएं विद्यमान हो गई। देखिए, मुगल सेना का संगठन दोषपूर्ण था। बाबर ने अपनी सेना में प्रत्येक जाति व वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया था। इस प्रकार मुगल सेना मुगल, तुर्क, पारसी, उज्बेक, अफगान व भारतीयों का मिश्रण था। जब तक बाबर राजगद्दी पर बैठा रहा, अपनी योग्यता के कारण वह सेना को अनुशासित, संगठित करके रखा था। किंतु हुमायूं के शासक बनते ही स्थिति में परिवर्तन होने लगा। अतः सेना को अनुशासित व संगठित रखने का जो कार्य हुमायूं के लिए आवश्यक था, वह नहीं कर पाया। यानी विभिन्न तुर्क, फारसी इसकी बाबर की सेना में थे। बाबर जब तक था उनको संगठित कर लिया, उसने सबको अपनी बात बनवा दी। क्योंकि बाबर की मृत्यु हो गई, अब सेना में भी क्या था, अलग अलग वर्ग के लोग थे, उनको नियंत्रण करना हुमायूं के बस की बात नहीं थी। क्लियर? तो सेना का भी दोषपूर्ण संगठन हो गया था। अगला, रिक्त राजकोष। अगला, रिक्त राजकोष। बाबर ने दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात वहां के राजकोष को खुले हाथों से अपने सैनिकों में वितरित किया। यहाँ तक कि काबुल की जनता में भी धन बांटा गया। बाबर की इस अपव्यय नीति के कारण राजकोष खाली हो गया। हुमायूं ने भी शासक बनने के पश्चात आर्थिक स्थिति सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया, वे धन का अपव्यय किया। साम्राज्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गया। राज्य की स्थिति को सुधारना हुमायूं के लिए आवश्यक था। यानी दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात बाबर ने खुले हाथों से अपने सैनिकों को धन लुटाया, काबुल के लोगों को भी धन लुटाया। इसीलिए इतिहास में बाबर को कलंदर भी कहा जाता है, क्यों? वो खुले हाथ से धन लुटा रहा था। तो कलंदर अगर कोई शासक को कहा जाता है तो वह बाबर को कहा जाता है, क्योंकि उसने काबुल के प्रत्येक निवासी को धन दिया था। और वहीं सेना में भी उसने मुक्त हाथ से
खूब धन लुटाया। हुमायूं ने शासक बनने के बाद खूब धन लुटाया तो हुमायूं का राजकोष रिक्त हो गया, जो परेशानी का कारण बना। क्लियर। बाबर के संबंधियों का षड्यंत्र। अगला है आपके बाबर के संबंधियों का षड्यंत्र। बाबर के संबंधियों का षड्यंत्र। नेक्स्ट, जो हुमायूं की परेशानी का कारण था वह उसमें एक है बाबर के संबंधियों के षड्यंत्र। हुमायूं को अपने संबंधियों के कारण भी अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा था। अनेक मिर्जा लोग अपने को बाबर के संबंधी मानते थे, वह स्वयं को शासन का उत्तराधिकारी समझते थे। यानी बाबर मिर्जा था और अनेक जो मिर्जा थे वह बाबर को अपना संबंधी बता रहे थे और प्रशासन और राज के जो पद थे, राजा का जो पद था उसके बराबर के उत्तराधिकारी मानते थे और षड्यंत्र रच रहे थे शासन को प्राप्त करने के लिए। मिर्जाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली मोहम्मद जमान मिर्जा था, जो हेरात के सुल्तान का पुत्र था। जमान मिर्जा का विवाह बाबर की पुत्री व हुमायूं की सौतेली बहन मासूमा बेगम के साथ हुआ था। यानी ये बाबर का फूफा था, नहीं फूफा नहीं, जीजा था बाबर की पुत्री के साथ। तो उसके जीजा जी थे, जवाई साहब थे, और वह भी शासन के जो राजा का पद है उसे प्राप्त करने के बराबर अपने आप को उत्तराधिकारी मानते थे। जमान मिर्जा का विवाह मासूमा बेगम के साथ हुआ था। उसे पहले बिहार तथा बाद में जैनपुर का शासक बना दिया था, किंतु वह उससे संतुष्ट न था। वह दिल्ली के राज सिंहासन पर नजरें टिकाए हुए था। दूसरा संबंधी मोहम्मद सुल्तान मिर्जा था, जो तैमूर का वंशज था। बाबर भी तैमूर का वंशज था और यह भी तैमूर का वंशज था। उसके पास पैतृक राज्य न होने के कारण वह भारत में अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहता था। एक अन्य संबंधी मोहम्मद मेहदी ख्वाजा था, जो बाबर का बहनोई था तथा ये हुमायूं के फूफा जी थे, तथा जिसने बाबर की मृत्यु के पश्चात प्रधानमंत्री की सहायता से स्वयं शासक बनने का प्रयत्न किया था। इसके अतिरिक्त भी अन्य प्रतिद्वंदी भी हुमायूं के सिंहासन पर अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील थे, जिनका समुचित प्रबंध करना उसके लिए आवश्यक था। यानी ये जो प्रमुख व्यक्ति थे, ये सिंहासन पर किन प्रकार अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे, जो हुमायूं के लिए परेशानी खड़ी कर सकते थे। हुमायूं को इनसे निजात पाने के लिए कोई उचित कदम उठाना जरूरी था। नेक्स्ट अगली समस्या है राजपूतों की समस्या। राजपूतों की समस्या। क्लियर। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, खानवा के युद्ध में राजपूत शासक परास्त हो चुके थे और छिन्न भिन्न हो गए थे। चूंकि बाबर की मृत्यु हो गई तो राजपूत भी वापस उठ खड़े हुए और हुमायूं के लिए परेशानी का कारण बन सकते थे। बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को परास्त करके राजपूतों की शक्ति को चकनाचूर कर दिया था, किंतु राजपूत धीरे धीरे संगठित होते जा रहे थे। इस बार राजपूतों का नेता राणा सांगा का पुत्र रतन सिंह था, जो मुगलों को भारत से निष्कासित करने के लिए दृढ़ संकल्प था। क्लियर। कौन है? रतन सिंह। और रतन सिंह बाबर को, मुगलों को वापस, हुमायूं को वापस भारत से बाहर निकालने के लिए दृढ़ संकल्प ले लिया था उसने। क्लियर। इस प्रकार राजपूत भी मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने के प्रबल प्रतिद्वंदी थे। क्लियर। अगला है अफगान समस्या। अफगान समस्या, ये हुमायूं की कठिनाइयों के बारे में पढ़ रहे हैं। हुमायूं के शासक बनने के पश्चात उसे प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या क्या थी उनके अध्ययन कर रहे हैं। उनमें अपन ने ये 8वीं जो समस्या है उसके बारे में अध्ययन किया। पहला विशाल साम्राज्य, दूसरा सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव, तीसरा विशाल साम्राज्य का विभाजन, दूसरा दोषपूर्ण सैन्य संगठन, पांचवा ये 7वां है
8वां है रिक्त राजकोष, बाबर के संबंधी, राजपूतों की समस्या, अफगानों की समस्या। इस प्रकार ये 4 और 4 8 हो गए। ये 8 समस्याएं किसके सामने थी? बाबर के। जिसमें लास्ट पढ़ने जा रहे हैं अफगान समस्या। राजपूतों के साथ साथ अफगान सरदार भी पुनः अपने राज्य प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे थे, क्योंकि बाबर ने भारत का जो साम्राज्य है वो अफगान शासक इब्राहिम लोदी से लिया था और वह अफगान वापस संगठित होकर अपना साम्राज्य पाने की लालसा लिए हुए थे, अतः वह चेष्टा कर रहे थे। पानीपत के युद्ध पे यद्यपि इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, वह मारा गया था, किंतु इससे अफगान शक्ति का पूर्ण उन्मूलन नहीं हुआ था। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी बंगाल का शासक नसरत शाह की सहायता से पुनः पैतृक राज्य प्राप्त करना चाहता था। सॉरी। बिहार में शेर खां भी स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहा था तथा मुगलों को भारत से निकालना चाहता था। शेर शाह भी अफगान था। इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां भी गुजरात के शासक की सहायता से दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। यानी 3 अफगान हो गए जो मुगलों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। इस प्रकार हुमायूं की राजगद्दी पर बैठते समय उपयुक्त सभी समस्याएं उसके समक्ष थी। इन परिस्थितियों में एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी, किंतु हुमायूं इतना योग्य न था, अतः उसे अपार संकटों का सामना करना पड़ा। ये जो सारी समस्याएं थी ये हुमायूं के सामने बहुत विशाल थी। इसके लिए एक बोलते ना इंटेलिजेंट व्यक्ति की आवश्यकता थी, बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता थी, किंतु हुमायूं इतना बुद्धिमान नहीं था जो इन समस्याओं का समाधान कर सके। एक बार आप इन 8 समस्याएं हैं इनको देख लें, पढ़ लें। क्लियर? नेक्स्ट, अब हुमायूं के अभियान, यानी इन जो प्रारंभिक समस्याएं हैं इनको कैसे वह उससे निजात पाई या क्या क्या परेशानी उसको हुई उनके बारे में अध्ययन करें। अगला, हुमायूं के अभियान। हुमायूं के अभियान। राजगद्दी पर बैठने के पश्चात हुमायूं को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा उनका हल करने के लिए हुमायूं ने अनेक सैनिक अभियान किए ताकि अपनी स्थिति को दृढ़ और सुदृढ़ कर सके। हुमायूं द्वारा किए गए जो अभियान हैं देखिए आप। पहला है कालिंजर पर आक्रमण। कालिंजर पर आक्रमण। पहला उसने कालिंजर पर आक्रमण किया। हुमायूं ने राजगद्दी पर बैठने के 6 वर्ष पश्चात ही कालिंजर पर आक्रमण किया। कालिंजर का किला अत्यंत सुरक्षित माना जाता था तथा इससे पूर्व ही बाबर ने यहाँ आक्रमण किया था, तो समझौता करने के लिए विवश होना पड़ा था। हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण इसलिए किया क्योंकि कालिंजर का राजा रुद्र प्रताप कालपी पर अधिकार करने का प्रयत्न करता था। यहाँ का शासक कौन था? रुद्र प्रताप। और वह कालपी पर अधिकार करना चाहता था, अतः हुमायूं ने इस पर आक्रमण किया। कालपी का किला अत्यधिक सामरिक महत्व का था, अतः हुमायूं ने कालिंजर के किले को घेर लिया और यह घेरा 1 माह तक पड़ा रहा। अंततः उसे कालिंजर के शासक के साथ समझौता करना पड़ा। इस प्रकार कालिंजर का अभियान उसके लिए फलदायक नहीं था, यानी यह जो आक्रमण था, अभियान था, वह असफल हो गया क्योंकि इसके शासक के साथ हुमायूं ने समझौता कर लिया। अगला है महमूद लोदी से संघर्ष। महमूद लोदी से संघर्ष। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था। उसने बिहार पर अधिकार करके एक शक्तिशाली सेना तैयार कर ली थी और वह दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयत्न कर रहा था। उसने जैनपुर पर आक्रमण किया तथा वहां के मुगल सूबेदार जैनूद को पराजित कर दिया। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था। उसने बिहार पर अधिकार कर लिया और जैनपुर के शासक
ज़ैनुल को वहाँ से हटा दिया। हुमायूं को जब इस बात की सूचना मिली तो वह कालिंजर का घेरा उठाकर तुरंत बिहार की ओर अग्रसर हुआ। यानी कालिंजर का घेरा उठाकर वह बिहार की ओर रवाना हुआ। हुमायूं व महमूद लोदी का सामना 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर हुआ, जिसमें हुमायूं को विजय प्राप्त हुई। यानी महमूद लोदी पर उसने विजय प्राप्त कर ली। महमूद लोदी की सेना पराजित होकर बिहार की ओर भाग खड़ी हुई, किंतु हुमायूं भागती हुई अफगान सेना का सामना न कर सका, क्योंकि उसी समय उसके भाई कामरान ने विद्रोह कर दिया, ऐसा समाचार मिला। यानी कालिंजर का घेरा महमूद लोदी के लिए उठाया। महमूद लोदी की सेना भाग रही थी, उस पर को भी अधिकार नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि उसके भाई कामरान ने विद्रोह कर दिया था और वो कभी किसी भी समय दिल्ली आ सकता था। तो हुमायूं को यहाँ से भी विजय करके उसको पूर्णतः दमन न करके वापस लौटना पड़ा। अगला है कामरान का विद्रोह। कामरान हुमायूं का भाई कालिंजर पर घेरा डाला तो उसे लगा महमूद लोदी ने बिहार पर आक्रमण कर लिया और दिल्ली पर अधिकार करना चाहता है। तो कालिंजर का जो राजा था रुद्र प्रताप देव से उसने संधि कर ली, समझौता कर लिया। फिर वह कहाँ पहुंचा? लोदी के पास। लोदी से विजय प्राप्त की, पूर्णतः दबा न सका। कामरान जो उसका भाई है उसने विद्रोह कर दिया। इसको छोड़कर कामरान के विद्रोह को दबाने के लिए हुमायूं पहुंचा। यानी एक परेशानी खत्म नहीं हो रही है, दूसरी परेशानी तैयार हो रही है। हुमायूं के भाई कामरान ने हुमायूं को युद्धों में व्यस्त देखकर अवसर का लाभ उठाने का प्रयत्न किया तथा मुल्तान एवं लाहौर पर अधिकार कर लिया। यानी दिल्ली साम्राज्य के अंतर्गत जो राज्य थे उन पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात उसने हुमायूं से निवेदन किया कि पंजाब व मुल्तान के प्रदेश उसे दे दे। हुमायूं उस समय इतनी समस्याओं में घिरा हुआ था कि कामरान को अपना विरोधी बनाना उचित न समझा और उसकी मांग को स्वीकार कर लिया। यानी वह इतना सक्षम नहीं था, अतः उसने परिस्थितियों को समझते हुए कामरान को की बात मान ली। क्लियर? अगला चुनार का घेरा। क्लियर? कामरान की समस्या सुलझाने के पश्चात हुमायूं पुनः अफगान समस्या की ओर ध्यान दिया। चुनार के किले को घेर लिया। यह घेरा 4 माह सितंबर से दिसंबर तक रहा। चुनार का किला इस समय शेर खां के अधीन था। यानी यह किसके अधीन था? शेर खां के अधीन था। इस अभियान के लिए हुमायूं ने हिंदू बेग को भेजा। 4 माह के घेरे के पश्चात शेर खां ने संधि कर ली, वह हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। यानी एक अफगान था शेर खां, इसने संधि कर ली और हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। हिंदू बेग को भेजा गया था। शेर खां ने इस समय कूटनीति का सहारा लिया। अभी तक उसकी सैन्य तैयारियां पूरी नहीं हुई थी, अतः इस समय संधि करके शेर खां ने युद्ध की तैयारियों के लिए उपयुक्त अवसर समय प्राप्त कर लिया था। दूसरी ओर हुमायूं इस विजय की खुशी में भोग विलास में डूब गया। एक तो व्यक्ति पराजित होने के बाद भी वापस संघर्ष करने के लिए तैयारी कर रहा था और वहीं हुमायूं भोग विलास में डूब गया कि मैंने चुनार का घेरा, जो चुनार पर दुर्ग है, उस पर अधिकार कर लिया। अगला है मिर्जाओं का विद्रोह। मोहम्मद जमान मिर्ज़ा व सुल्तान मिर्ज़ा ने विद्रोह कर दिया। हुमायूं ने दोनों को परास्त कर बंदी बना लिया, किंतु मोहम्मद जमान मिर्ज़ा भाग निकला व उसने गुजरात के शासक बहादुर शाह के यहाँ शरण ले ली। यानी जो उसके सगे संबंधी थे मिर्ज़ा, उन्होंने आक्रमण कर दिया तो हुमायूं ने उनको दबा दिया, किंतु उसमें भी मोहम्मद जमान मिर्ज़ा भागकर गुजरात के शासक बहादुर शाह की शरण में चला गया। अगला है गुजरात के शासक से संघर्ष। क्योंकि मोहम्मद जमान मिर्ज़ा गुजरात के शासक के पास चला गया, उसको शरण दे दी उसने, तो हुमायूं ने उसको वापस उस जमान मिर्ज़ा की बात की, किंतु उन्होंने मना कर दिया। तो अतः दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। गुजरात से संघर्ष, गुजरात के शासक से संघर्ष। गुजरात के शासक
से संघर्ष। गुजरात का वह मालवा का शासक बहादुर शाह था जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने अपने दरबार में इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां मोहम्मद जमान मिर्ज़ा को शरण दे रखी थी। हुमायूं ने बहादुर शाह से जमान मिर्ज़ा को उसे सौंपने के लिए कहा, जिसे बहादुर शाह ने ठुकरा दिया। अतः हुमायूं, वही बात है, जमान मिर्ज़ा उसके पास था, उसने लौटाने की मांग की तो उसने मना कर दिया। तो हुमायूं ने सेना के साथ गुजरात प्रस्थान किया। वह उज्जैन पहुंचा। उस समय बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ का घेरा रखा था। चित्तौड़गढ़ के अधिकार करने की बात सोची। चित्तौड़ की रानी कर्मावती, जिसे कर्णवती भी कहा जाता है, ने राखी भेजकर हुमायूं से सहायता मांगी। हुमायूं ने राखी स्वीकार की तथा आगे बढ़ते हुए सारंगपुर तक पहुंचा। उसी समय बहादुर शाह ने हुमायूं को सूचित किया कि वह काफिरों की सहायता न करे। यानी जो मेवाड़ की रानी थी कर्णवती, उसने हुमायूं को राखी भेजी कि मैं, और ये कहा कि मैं आप मेरी मदद कीजिए हुमायूं जी। हुमायूं उसकी मदद के लिए पहुंचा तो बीच में बहादुर शाह ने उनको मैसेज भिजवाया हुमायूं को कि आप एक काफिर के लिए, हम आपस में एक ही धर्म के हैं, उनके लिए आप हमसे क्यों बैर ले रहे हैं? क्या काफिरों की सहायता न करें। हुमायूं बहादुर शाह की बातों में आ गया। उसने राजपूतों की सहायता नहीं की। यह हुमायूं की भारी भूल थी। यदि इस समय हुमायूं राजपूतों की सहायता करता तो उसे दोहरा फायदा होता। एक तो बहादुर शाह को परास्त करने में उसे राजपूतों का सहयोग मिल जाता, दूसरी ओर राजपूतों पर उसका प्रभुत्व जम जाता, क्योंकि एक राजपूत जो रानी थी वह हुमायूं को राखी भेजकर अपना भाई बनाकर अपनी रक्षा की बात कर रही थी, और इसी रक्षा का वचन राजपूत अपनी प्राणों की आहुति देकर भी पूरा करते। तो हुमायूं ने दो अवसरों का लाभ उठाने से महरूम हो गया। राजपूतों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ और बहादुर शाह उसके सामने अभी भी शूल की तरह खड़े थे। बहादुर शाह द्वारा चित्तौड़ विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात हुमायूं आगे बढ़ा और मंदसौर पहुंचा। तत्पश्चात मुगल सेना ने गुजरती सेना को घेर लिया। वह रसद काट दी। अतः विवश होकर बहादुर शाह भाग गया। 25 अप्रैल 1535 1535 को मांडू के किले में शरण ली। हुमायूं भी बहादुर शाह का पीछा करते हुए मांडू पहुंचा। बहादुर शाह चंपानेर भाग गया। हुमायूं ने चंपानेर को घेर लिया तो बहादुर शाह द्यू चला गया। उसने पुर्तगालियों की शरण ली, यानी बहादुर शाह भागता पुर्तगालियों तक पहुंच गया। हुमायूं ने गुजरात के अनेक स्थानों को लूटा और अपार धन संपत्ति की प्राप्ति की। हुमायूं ने गुजरात के सूबेदार अस्करी को नियुक्त किया। वह हिंदू बेग को उसकी सहायता के लिए छोड़ा और खुद ड्यूक पहुंचा, किंतु उसके गुजरात जाते ही गुजरात में विद्रोह हो गया। 22 फरवरी 1536 को वह वापस लौटा। हुमायूं के इस समय तीव्र गति से गुजरात का विद्रोह दबाकर बहादुर शाह को बंदी बनाना चाहिए था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया और कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और अस्करी को गुजरात छोड़कर भागना पड़ा। बहादुर शाह ने वापस गुजरात के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और अस्करी को वहां से भागना पड़ा। अंत में अस्करी को गुजरात छोड़कर भागना पड़ा। बहादुर शाह ने पुनः गुजरात पर आक्रमण कर लिया, अधिकार कर लिया। नेक्स्ट, शेर शाह से संघर्ष। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।